हुआ क्या है खान साहब, ये हमें ज़रा मेहरबानी फरमाएं। आप अटॉर्नी जनरल रहे, आपने कई इस तरह के मामला देखे होंगे, तो क्या ऐसे भी होता है कि आइन में तरमीम की जा रही हो और उसका कोई मुत्तफ़िका या तैयार करदा मुसवदा ना हो, हर पार्टी को अलग अलग बात कही जा रही है और इजलास बुला लिया गया हो, इजलास बार बार मुलतवी हो रहा और वहाँ आप मुसवदा बिल जो है वो पेश ही ना कर पाएँ? आपका सवाल बेसिकली कि क्या प्रोसीजर है, क्या इसी तरह होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता, प्रोसीजर ये नहीं है। और मैं इन सारी मामलात में जो पहले हो चुके 25वीं तरमीम और बाकी सब चीज़ें, उसका मैं चशमदीद गवाह भी हूँ। उसके अंदर हिस्सा भी डाला और पहले भी जो मैं तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री का भी और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से मुझे ज़ौक़ भी है, शौक़ भी है। तो उसमें यूँ है कि पहली बात तो ये कि तमाम तर लेजिस्लेशन, कानून साजी बड़ा संजीदा अमल है और उसमें बर्स भी एट टाइम्स लगते हैं। मसलन हमारे पास CRPC है, हमारे पास PPC है, CPC है, कई बरस लगे इन कवानीन बनने के लिए और इसी वजह से ये कवानीन 150-200 साल से आपके पास हैं और ये इन्होंने वो टेस्ट पास किया जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम एंड टेस्ट ऑफ रेलेवेंस एंड रीजन। ये तीनों बातें जो हैं, ये एक टेस्ट होता है लेजिस्लेशन को देखने के लिए। आइन के अंदर तरमीम करना, आइन साजी जो है, ये उससे भी ज्यादा सीरियस अमल है। इसके अंदर मेरी दानिश में आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, यानी आपका जो फैसला करना है आपने कि वोट देना है नहीं देना, उसमें तरमीम करनी नहीं करनी, वो बेस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं, कोलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये सारा चलता है। उसके लिए जरूरी है कि कलेक्टिव पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कलेक्टिव विजडम का एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्रेजरी साइड पे हो, चाहे वो कोलिशन है, चाहे वो ऑपोजिशन है। और खास तौर पे आइन साजी में तो मेरे ख्याल है ऑपोजिशन को अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए। ये एक वो मौका है जो बार बार नहीं आता। 2/3 अक्सरियत जो है ईवान की, सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं, वो ईवान की है, तो फिर उसके अंदर ये सारा जो है वो चेंजेस आएंगे और ये दूररस नताइज होते हैं आइन के अंदर, क्योंकि कवानीन जो बनेंगे वो आइन की कसौटी पे जो है वो परखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है इसके अंदर जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया, चाहे वो लीक हुआ, चाहे वो किसी एक क्वार्टर ने बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, मिलजुल के बनाया, उसके कता नजर उसको एक साइड पर रख दें। जो भी इस वक्त हमारे पास अखबारों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से मसवदा है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मैं खुद वॉलंटरली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और कल इंशाल्लाह मैं खुद भी वो उसको तमाम अरकान से उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास है जराए हैं कि मैं वहां तक पहुंचा सकूं पार्लियामेंट के, और मैं अपनी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, ये मेहरबानी फरमाइएगा, हमसे भी शेयर कर लीजिएगा, हमें भी अता कर दीजिए। जी बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा जी। अच्छा, ये जो आपने फरमाया एक संजीदा मामला है, एक संजीदा मामला है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है इजलास बुलाया जाता है। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये मिस हैंडलिंग है वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला की, जो ये मुज़ाकरात कर रहे थे, उनकी नातजर्बाकारी है। हुकूमत कहाँ पे आप समझते हैं कि मामला ख़राब हुआ? जी, मैं समझता हूँ कि जब कोई चीज़ मशावरत के बगैर हो तो उसका नतीजा इस तरह सामने आता है। याद रखिए कि कोई भी को जब तक कि कैबिनेट उसको पास ना कर दे और वहां से वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन के पास ना जाए, वो टेबल नहीं होता, ये होता नहीं है। तो ये या तो ये एक तूफान क्रिएट किया गया, जानबूझ के क्रिएट किया गया ताकि गवर्नमेंट जो है उसको आप बैकफुट पे लेके जाएं, या वाकई ये प्रॉपर तरीके से प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी
नहीं, ये तूफान कौन क्रिएट कर सकता है? जो भी नहीं ना, अशरफ साहब के इजलास उन्होंने ख़ुद बुलाया, मेंबरान को पाबंद किया कि कोई इस्लामाबाद छोड़कर नहीं जाएगा, वो आके असम्बली में बैठ गए सुबह, उसके बाद इजलास मुलतवी होता रहा। तो फिर अगर ये तूफ़ान भी क्रिएट हुआ है तो फिर हुकूमत का ही कोई क्वार्टर है जो हुकूमत को ही नाकाम करना चाहता था या शर्मिंदा करना चाहता था। जी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना। और ये प्राइम मिनिस्टर जो है लाजमी तौर पे इस मामले की तह तक जाएंगे। सर साहब, अब बुनियादी सवाल ये है, ठीक है आईनी अदालत की बात की जाती है, दुनिया भर में आईनी अदालतें हैं, उसका एक जवाब भी आपके पास मौजूद है। अगेन जो क्वेश्चन आता है वो मिस हैंडलिंग पे आता है, हुकूमत की अप्रोच पे आता है, तरीक़ाकार पे आता है। अब जो कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है, जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि अपने अपने मुसव्वदा हम देंगे, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी इनपुट दूंगा, आपकी नज़र में ये कितना टाइम टेकिंग है, कितना वक्त लग जाएगा ये आईनी तरमीम आने में? जो पहली बात तो ये कि जी मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल या मोहसिन नकवी साहब, इनमें से कोई भी ऐसे हैं जो कि गैर संजीदा काम करें। ये तीनों बहुत संजीदा लोग हैं और इन्होंने मैं कह सकता हूँ शायद कि ये सबोटाज करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं तो वो शायद उस सारे मकसद में चली जाती है बात। लेकिन कितना टाइम लगेगा? देखिए, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मसलन एक अमेंडमेंट है कि एनवायरनमेंट जो है, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पहले जो बुक में आ जाए। इसी तरह आपके पास 209 के अंदर अमेंडमेंट है कि चीफ जस्टिस, जिसको आप पहले हाथ नहीं लगा सकते थे रेफरेंस में, आप चीफ जस्टिस को भी मुआवजा हो सकेगा, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी, पहले इस तरह नहीं हो सकता था। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसके ऊपर कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उनको एक साइड पे रख दें, उसमें जो मुतफ़क्का चीजें हैं उनको कर लें, बाकी जो है उस पर देखिए, ये बैठ के ये काम सारे हो सकते हैं। आप राउंड टेबल पे बैठे, देखिए राउंड टेबल का होना जरूरी है। अगर अक्रॉस द टेबल होंगे तो फिर वो लेना देना हो जाता है। राउंड टेबल का एक मकसद होता है कि सारे बराबरी के और एक ही नियत से बैठें कि आइन को बेहतर बनाना है। मसलन उसके अंदर मैं समझता हूँ कि 140A में अमेंडमेंट जरूर आनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है उनका एक टेन्योर हो, वो टेन्योर गारंटीड हो, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी हो कि वो उस टेन्योर के फौरन बाद, जिस तरह नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, सेनेट के होते हैं, इस तरह लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, भले 3 साल बाद हो, 4 साल, वो एक टेन्योर फिक्स करें आप उसका। इसी तरह और बहुत सारी बुनियादी बातें, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। अशरफ साहब, कता कलाम माफ, संजीदगी का तो ये आलम है कि जब ये 10 अरकान को कौमी असम्बली से उठाया गया, उस पर जब शोर मचा तो स्पीकर ने एक कमेटी बनाई जिसमें हुकूमत, अपोजिशन, सारे लोग थे, और खुर्शीद शाह साहब उस कमेटी के, पार्लिमानी कमेटी के हेड हो गए। उसके बाद उसकी मीटिंग हुई तो वहाँ ये डिस्कशन शुरू हो गई कि जी मुसवदा है, इस पर ये बात करनी है, वो करनी। उसमें अपोजिशन ने कहा कि ये तो कमेटी बनाई गई थी कि जो तौहीन हुई है पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट के हुकूक सल्ब हुए हैं, हमने उसका कोई हल निकालना है कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। तो आप यहाँ आइन को डिस्कस करने बैठ गए हैं, तो यानी उसके लिए भी अलग कमेटी बनाने की हुकूमत को तौफीक नहीं हुई। तो ये क्या हो यानी ऐसे हो सकता है कि राउंड टेबल हुकूमत बुलाएगी, उसकी मजबूरी होगी, या फिर भी इसी तरह मामला चलाने की कोशिश की जाएगी? इसमें मैं समझता हूँ कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के पास ये फोरम मौजूद है और उनके पास इख्तियार भी मौजूद है। हाउस बनाई जा सकी, सेनेट जो है वो कमेटी ऑफ द हाउस में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चेयरमैन सेनेट इस तरह की मीटिंग्स को चेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये कानून साजी है, और कानून साजी की तो पार्लियामेंट की बात है। जो मामला जो है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे वो ऑपोजिशन का बिल हो, चाहे वो गवर्नमेंट का बिल हो, ये होती है अमानत ईवान की। तो ईवान के लोगों को ये सारा कुछ करना है, और ये ईवान के लोग जो हैं, मैं समझता हूँ अयाज सादिक साहब भी और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनके पास इख्तियारात भी हैं और इनको इन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह पार्लियामेंट की अयाज सादिक साहब इसमें बहुत ही अफाल करार अदा कर सकते हैं।
और वो करते भी रहे हैं इन द पास्ट। ही हैज बीन सही है, ठीक है। वन ऑफ दोस स्पीकर्स। अच्छा, अब मेरे ख्याल है इस मुसवदे पर आ जाएं जो आपके पास है। ये 199 में तरमीम की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का इख्तियार है अज़ खुद नोटिस का, वो ख़त्म किया जा रहा है, और वो मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि ये तो इंसानी हकूक़ पर डाका ज़नी हो रही है। दूसरा ये है कि जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ा मामलात होंगे, हाई कोर्ट उस पर कोई वो नहीं कर सकेगी, समाअत नहीं कर सकेगी, कोई नोटिस नहीं ले सकेगी। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जी, पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट के पास कभी भी सो मोटो इख्तियारात नहीं थे। जब कभी भी हाई कोर्ट ने मसलन चीनी के मामले में हाई कोर्ट ने इसके ऊपर काम किया, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिले के बारे में, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के बारे में सो मोटो काम किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जेल से लोगों को रिहाई की बात की फॉर द पर्पस वो कोविड की वजह से, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी हुई एक बार नहीं कई बार कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो इख्तियार नहीं है। सो ये अगर आइन के अंदर ये लिख दिया जाए तो वो क्लैरिटी आ जाएगी वाकई। और मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी सो मोटो पावर्स नहीं है, ये खुद से एक इख्तरा है जो कि हमने बोरो किया हिंदुस्तान से। आर्टिकल 184(3) के तहत कोई सो मोटो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा इस बात को मेंटेन करता रहा हूँ। जहां तक बात आ गई अगला आपका जो आपने पॉइंट आउट किया, तो ये जो सारे सिलसिले बनेंगे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला होगा, जी, नेशनल सिक्योरिटी में भी, और इसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जहां पे मामला आ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, इकोनॉमिक पॉलिसीज के, बल्कि पॉलिसीज के इश्यूज हैं, उसके अंदर वो मामला जस्टिसिएबल नहीं होते। तो ये क्लैरिटी के लिए प्रोबेबली है, ये इख्तियारात लेने के मुतरादिफ नहीं है। हाँ, जो इख्तियार जो है मुंतकिल किया जा रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट से आईनी मामलात को जो सामने आ जाते हैं। और ये देख, इसमें कसूर मैं बताऊं, पार्लियामेंटेरियंस का भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी है कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो उन मामलात की तशरीह जो अपने ईवान में वो कर सकते हैं। ये बड़ा वैलिड नुक्ता है। अशरफ साहब ये बताइए कि जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक बिलखुसूस आ रहा है कि जो जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र हो सकेगी, रोटेशन हो सकेगी। जवाज़ ये दिया जाता है कि टेरिटरी बड़ी लिमिटेड है, लिमिटेड जजेस हैं, जब एक वक्त तक आप एक जगह रहते हैं तो फिर आपके जो ताल्लुकात बन जाते हैं वो इंसाफ देने में असरअंदाज भी हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो जजेस की ट्रांसफ़र है और ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास आ जाए जजेस की मर्ज़ी के बगैर, ये हो पाएगा और ये होना चाहिए? और ये तो सज़ा के तौर पर इस्तेमाल होगा जो माजी में होता रहा है। जी, वो यूँ है कि मेरी दानिश में ये तोजी और ये आपका रीज़न देना कि जी वो एक ही टेरिटरी में है और वो छोटा कोर्ट है और उसके अंदर सब लोगों के ताल्लुकात बन जाते हैं, ऐसा शायद मुनासिब बात भी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो आइन बना था 73 में, उसके अंदर ये ज़रूर इख्तियारात थे कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट पर, और आपने देखा कि 73 के आइन के बाद भी बहुत सारे जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस थे उनको बलूचिस्तान में तैनात किया गया और बलूचिस्तान से जजेस को सिंध हाई कोर्ट में शायद तैनात किया गया था जी। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इसमें हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, एक सूबे में कोई हाई कोर्ट का जज जो है वो उसको उसमें चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाता, उसको दूसरे सूबे में चीफ जस्टिस लगाया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इससे तो बल्कि इनरिच होता है कोर्ट सिस्टम आपका। लेकिन उसका प्रोसीजर जो है वो उसके ऊपर जरूर आप देखिए कि वो एग्जीक्यूटिव के, जब भी कोई जज की ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाएगी तो फिर वो उसका गलत इस्तेमाल होने का एहतमाल है। जब गलत इस्तेमाल होने का एहतमाल हो तो उसकी पेशबंदी करना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी क्या होगा कि आप उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाइए, उसको आप जुडिशल कमीशन में ले जाइए, उसको आप चीफ जस्टिस की पाकिस्तान की मर्जी के साथ मुंसलिक कर दें। आप दो चीफ जस्टिस की आपस में मुशावरत के साथ मुंसलिक कर दें, तो ये एक बेहतर अमल होगा। ट्रांसफर के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता।